ओ माई गॉड 2 के बाद हर घर में लोगों ने आपकी फिल्म देखी है, फिल्म को सराहा है। इतने बड़े कलाकार पंकज त्रिपाठी, उधर अक्षय कुमार और ये पूरा जो सेटअप बना, तो इस चैलेंज को आपने कैसे? नहीं पता नहीं, मैंने इसको चैलेंज के तौर पे लिया ही नहीं, नहीं। क्योंकि मैंने सोचा उस फिल्म में पहली बार वो आदमी नास्तिक था, मैंने उसको आस्तिक कर दिया, बस इतना ही किया मैंने शहर सोचा था पहले बनारस में, बोला बनारस बहुत कर चुके लोग, मैंने महादेव, मैं स्वयं भक्त हूँ तो मैंने सोचा कि महादेव जी के साथ उन्होंने रास्ता दिखाया कि चलो अपने उज्जैन कर लो। फिर उज्जैन आने के बाद फिर कहानी ने अपना रूप पकड़ा, उसका कल्चर आ गया, फिर कहानी ने ऐसे जैसे जैसे वो कहानी बढ़ती गई उसने अपना रास्ता खुद ही ढूंढ लिया। मेरा अभी भी बहुत मानना है, आप अगर आप ये सोचते हैं कि आप कोई कहानी लिख रहे हैं तो ऐसा नहीं है, अगर आप उस तरफ जाकर देखेंगे तो कहानी आपको ढूंढती रहती है। हम सब निमित्त मात्र हैं जो कहते हैं। कहानी आपको ढूंढती है और फिर आपको लगता है कि आपने उसको साकार रूप दिया है। जब कैमरा उस तरफ से लगेगा तो आपको पिक्चर अलग दिखाई देगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ स्मॉल टाउन्स बिग स्टोरीज। और आज हमारे शो पे हमारे गेस्ट हैं जो हमारे दोस्त हैं, अमित राय, जो कि एक काफ़ी काबिल, समर्थ और अब मशहूर राइटर डायरेक्टर हैं। अमित का जन्म छपरा बिहार में हुआ था और उनका बचपन उल्लासनगर में बीता। आइए अमित के सफ़र को जानते हैं अमित की ही ज़ुबानी। अमित, वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर हैविंग। तो अमित, आप बताइए कि आपकी चाइल्डहुड मेमोरीज जो हैं उसमें ऐसी कुछ बातें बताइए जिसने आपको इंस्पायर किया आज जहां आप हैं वहां तक पहुंचने के लिए। इतनी सारी मेमोरीज हैं कि उनको एक साथ बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर ऐसे प्लॉट पॉइंट करेंगे कि हाँ कहाँ कहाँ नज़र आता है तो बहुत उम्र के एक पड़ाव के बाद आपको समझ में आता है कि जो चीज़ें आपको लग रही थी कि ये जीवन में ऐसे ही है, एक्चुअली वही जीवन में आपके महत्व रखती हैं। तो अगर सबसे पहले मुझे अगर कुछ नज़र आता है तो हमारे घर के पास एक ग्राउंड हुआ करता था जो सिंधु एजुकेशन सोसाइटी का था। वो ग्राउंड पूरा जंगलों से भरा हुआ था। हम हर साल वो जंगल काटते थे और वहाँ खेलते थे, और हर साल पुलिस आती थी क्योंकि पुलिस स्कूल फ़ोन करता था कि ये बच्चे यहाँ आके खिड़की तोड़, कांच तोड़, क्योंकि तब खिड़कियाँ कांच की होती थी स्कूल की। फिर वो हर साल वो एक मेहनत करना, पिच बनाना, फिर खेलना, वो आपके अंदर एक जज्बा दे देता है कि आपको कितना भी रोकेंगे आप रुकते ही नहीं। वो मुझे बाद में समझ में आया कि ग्राउंड ने आपको क्या दिया, मतलब खेल के मैदान ने आपको क्या दिया। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो है लोकल, जो उल्लासनगर से, क्योंकि उल्लासनगर फाइनल स्टेशन नहीं है, तो जो पीछे से आती है लोकल, या तो करजत से आएंगी, या तो बदलापुर से आएंगी, या अंबरनाथ से आएंगी, तो भर के आएंगी। और जब वो आएंगी तो उल्लासनगर में आपको एक जद्दोजहद है कि आप उस लोकल में घुसेंगे, क्योंकि आपको दादर उतरना है। तो वो तो नामुमकिन है कि आप पहले तो आप घुसेंगे अंदर, और फिर दूसरा नामुमकिन है कि आपको बैठने को या खड़े होने को जगह मिले। जी बिल्कुल। तो फिर बाद में मुझे समझ में आया कि ऐसा मैं क्यों हूँ कि कोई कितना भी कुछ करता है, मैं, आप मुझे धकेलते हो, मैं गिरता हूँ, फिर से खड़ा कैसे हो जाता हूँ, मुझे ये ऐसे तकलीफ़ क्यों नहीं होती। तो मुझे लगता है वो जज्बा, मुझे लगता है वो बचपन में लोकल ने ही दे दिया। अगर जो लोग बॉम्बे में पले हैं उन्हें लोकल का महत्व अच्छी तरह से पता होगा। वो एक अपने आप में एक कल्चर है जो आपको, अब तो बहुत बदल गया जी, कितनी भीड़ हो, आपको उस डब्बे में घुसना है और पर्टिकुलर उसी डब्बे में घुसना है। जी, मुझे याद है मैं जब मुंबई पहली बार आया और जब लोकल का मैंने अनुभव किया तो मुझे अंधेरी उतरना था। मैं एक स्टेशन पहले से एक्सक्यूज़ मी बोलता रहा। लोगों ने बस मुझे सर से पैर तक देखकर ये समझ लिया कि नया आया है, क्योंकि मैं अंधेरी उतर नहीं पाया। अगले स्टेशन में जाके रिक्शा लेके वापस आना पड़ा था। जी, ये बहुत कॉमन अनुभव है। जी जी। और फिर है वो दोस्त यार, जो मतलब जो आपके साथ पलते हैं, आपके साथ बड़े होते हैं। मेरे साथ ऐसा था कि हमारे एरिया में हमारी उम्र के बच्चे थोड़े कम थे, उससे उम्र के बच्चे ज़्यादा थे। अच्छा। तो ज़्यादातर वो लोग हम लोग को खिलाते इसलिए थे क्योंकि हम फील्डिंग करेंगे, वो बैटिंग करेंगे। लेकिन अगर आप बैटिंग अच्छी करते हैं फिर आपको अपने साथ खड़ा कर देते। तो बहुत पहले ही अपनी उम्र से बड़े लोगों के साथ दोस्ती करना और उनसे बातचीत करना, तो आपको पहले लगने लगता है कि आप बड़े हो गए। तो कॉलेज में भी जा रहे हैं तो आपको लग रहा है कि आपने एडमिशन 11th में लिया, आपको लगता है कि आप सेकंड ईयर में हो। हाँ। अभी एक साल बाद आप फाइनल आप पास आउट हो जाओ, सारा कॉन्टेक्स्ट बड़ा हो जाता है। हाँ, तो वो सोचने की विधा ही आपकी बड़ी हो जाती है। और फिर एक जो सबसे इम्पोर्टेंट जिसकी वजह से आज मुझे लगता है कि मैं यहाँ हूँ, वो है वो VCR नेशनल का और क्राउन का टीवी, जो हर रात को 7 बजे या 9 बजे कहीं ना कहीं गली में सुनाई देता था। जिस आज़ाद नगर में मैं रहा हूँ तो लोग 20-25 रुपये में सब लोग पैसे चिप इन करके वो पिक्चर मंगाते थे, और तो जहाँ भी पिक्चर लगती थी हम लोग पहले देखने जाते थे। तो फिल्म देखने का शौक़ मुझे लगता है वहीं से लग गया। तो वो एक्सेस जो फिल्म देखने का मिला था वो VCR नहीं दिया। अगर VCR नहीं आया होता तो शायद मैं यहाँ नहीं होता।
तो वीसीआर का बहुत बड़ा योगदान रहा, तो फिल्म मेकर बनने का जो सपना मन में पला और बाद में जो उस सफ़र को आपने जिया और पाया। और ये वीसीआर कैसे आया? वीसीआर एक्चुअली मेरे पापा ने किसी को उधार दिया था जो भाग गया था दुबई। जी। वो जब वापस आया तो पैसे तो लेके आया, लेकिन उसने कहा कि तेरे पैसे मुझे फल गए, तो वो एक नेशनल वीसीआर गिफ्ट में लेके आया उनके लिए। अरे वाह। लेकिन टीवी नहीं लाया था। हाँ। तो मेरी माँ ने डांटा कि अभी वीसीआर क्या ले आया घर में। तब वो मुझे लगता है उस समय वो 20-22 हज़ार रुपये का था, बहुत हाँ, महंगा हुआ करता। महंगा था। उसका हेड ही कुछ 3-3.5 हज़ार रुपये का था। अगर हेड गया तो फिर वीसीआर नहीं चलता था, मतलब पिक्चर नहीं आती थी। तो उन्होंने किसी से, उस टाइम इंस्टॉलमेंट का मुझे पता नहीं था इंस्टॉलमेंट क्या होता है। उल्लासनगर में किसी दुकानदार ने, सिंधी दुकानदार ने, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें टीवी देता हूँ, तुम जिस कंपनी में काम करते हो अपना बैच दे दो मेरे को, अगर कल को भागोगे तो मैं कंपनी में आके तुमको पकड़ूंगा, और हर महीने तुम मुझे 500-800 रुपये से देते रहो, और टीवी ले जाओ मुझसे, कलर टीवी। मेरे पास बहुत, वो क्राउन टीवी उन्होंने दी। फिर एक स्टेबलाइजर खरीदा था जिससे कि हमारे यहाँ पावर फ्लक्चुएशन था। तो मैं टीवी उठाता था, मेरा भाई छोटा वीसीआर, और हम वो दोनों रख के आते थे, फिर स्टेबलाइजर ले जाके कैसेट लगा के फिल्म चलाते थे। तो हमारा मन ये होता था कि फिल्म लगा के आए तो हम वहीं बैठे रहते थे। घर पे पिताजी डांटते थे कि लगा के चले आने का, वो चाहते नहीं थे। वो उनको मालूम था बिजनेस है, लेकिन वो ये भी चाहते थे कि तुम फिल्म मत देखो, पढ़ाई करो। लेकिन जब वो काम पे चले जाते थे, वीसीआर टीवी घर में रहता था, कैसेट तो आपको 24 घंटे बाद वापस करनी होती है, तो आप घर पे देख लेते? वो घर पे ही देखनी है। तो वो फिर वो क्रमबद्ध ऐसे होने लगा कि आपने हर डायरेक्टर की फिल्में देखना शुरू किया। फिर आपको अमिताभ बच्चन से इंट्रोड्यूस किया गया, फिर किशोर कुमार, मतलब जितने, ऋषिकेश मुखर्जी, बिमल रॉय, सारे। तो आपको लगने लगा ये कौन सी दुनिया है यार। मतलब ये बैठ के यहाँ देखते रहते हैं, और फिर म्यूज़िक एक आपको सेंस आता है कि कौन सा गाना आपको अच्छा लग रहा है, क्यों अच्छा लग रहा है। तो अभी भी ऐसा होता है कि कोई गाना आता है तो मुझे पता चल जाता है कि ये किसने लिखा है, भले मुझे नहीं पता हो कि फिल्म कौन सी है। लेकिन मुझे अगर गाना सुनाई देगा तो मैं बता दूंगा कि ये शैलेंद्र, क्योंकि लेखनी समझ में आने लगी कि ये शैलेंद्र जी ने लिखा है, ये हसरत जयपुरी ने लिखा है, कि कौन से मेटाफर्स यूज हुए, क्या स्टाइल है, वो क्या तरीका है लिखने का। गुलजार साहब का तो बिल्कुल अलहदा था। तो उनका फिल्म भी देखा तो फिल्म भी अलग बात करती थी, वो थोड़ी पोइट्री जैसी लगती थी। ऋषिदा की फिल्म ऐसी लगती थी कि हम जो देख रहे हैं वही जीवन देख रहे हैं। फिर वो मनमोहन देसाई की फिल्में, और फिर बिमल रॉय की फिल्में, तो सारी फिल्मों का पता चला सबका अपना एक स्टाइल है। और फिर वो एडिट भी समझ में आने लग गया कि अभी ये काट देंगे फिल्म, इसके आगे नहीं दिखाएंगे, क्लाइमैक्स कैसा होगा। तो वो लगता है वो स्कूलिंग फिल्म देख देख के ही समझ में आने लगा। तो आपकी पूरी फिल्म स्कूलिंग हुई वीसीआर में, सिनेमा दिखाते दिखाते। तो उस समय आपके, और अब भी पसंदीदा फिल्मकार कौन मन में आए कि ये इनकी फिल्में मुझे सबसे ज़्यादा मनोरंजन दे रही है, या सिखा रही है, या मेरी संवेदनाओं को? अभी भी मुझे अगर एक ही फिल्मकार पर नाम लेना हो तो ऐसा तो बहुत मुश्किल है। नहीं, फिल्म मेकर तो बिमल रॉय एक वो नाम है जो मैं अपने साथ लेकर तब से चला हूँ, तो अब तक साथ में। वो एक एकलव्य शिष्य की तरह मैं सारा काम, जो उन्होंने जो प्रोड्यूस किया है वो भी, और जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई वो भी, और जो फिल्में बनाई उन्होंने वो भी। तो उनकी फिल्म का म्यूज़िक, कहानी, सब कुछ मैंने, मतलब बंगाली फिल्में जो की हैं वो भी मैंने देखी। मुझे कि कलकत्ता से वो लाकर डीवीडी करके कैसे कैसे, तो मुझे वो एक फिल्मकार ऐसे लगने लगे कि हाँ वो मुझसे बात कर रहे हैं। और फिर कलकत्ता का, और कलकत्ता के कल्चर का, और कलकत्ता की फिल्मों का, मतलब रे साहब की फिल्मों का भी, तो उनका बहुत सारा मेरे पास संस्कार हुआ। तो मुझे लगने लगा कि हाँ यार, ये फिल्में अगर ऐसी होती हैं जो आपको अच्छा लगता है, तो पब्लिक को देखने को अच्छा लग रहा है, तो आप एज ए पब्लिक देख रहे हो फिल्म। तो आप जब बनाते तो आपको उसका भान रहता है कि पब्लिक को क्या पसंद आए, तो वो कोशिश तो अभी यही है। अभी तो वो आजीवन सीखने जैसा ही है। तो पता नहीं हम कितना सीखें, परसेंटेज तो नहीं पता, लेकिन वो जीवन भर विद्यार्थी बन के सीखते रहना और आगे करते रहना, उसका ही सफ़र है। क्योंकि फॉर्मल एकेडमिक्स में आप गए तो फिल्म स्टडीज़ जैसा कुछ उसमें नहीं बढ़े, और आपने शायद BCA MCA वगैरह की। मेरा स्कूलिंग भी बहुत अलग अलग का रहा है। मतलब जिस तरह की परिस्थिति होती रही इस तरह की स्कूलिंग रही है। मैं साइंस स्ट्रीम से एडमिशन लिया, BSc किया केमिस्ट्री से। उस टाइम थाने डिस्ट्रिक्ट में सेकंड था मैं। और उसके बाद फिर मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, उस समय माइक्रोसॉफ्ट ने कोर्स चालू किया था जो 12th के साथ आप कर सकते थे। अच्छा। जब आप ग्रेजुएट होंगे तो मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अच्छा। जो बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट कंपनी देती थी। अच्छा। वो करने के जैसे ही पास आउट हुआ तो मैं, क्योंकि उल्लासनगर से था तो वहाँ साइंस का इतना बोलबाला नहीं था। क्योंकि बीइंग अ इंडस्ट्रियल टाउन, वहाँ कॉमर्स का बहुत बोलबाला था। तो मैं जिस घर के पास, जहाँ मेरा घर था उसके पास में एक कॉलेज हुआ करता था जो कॉमर्स कॉलेज था। अच्छा। तो उसके कुछ बच्चे मेरे पास पढ़ते थे जो 7th 8th में थे, वो बच्चे 10th में चले गए थे जब तक मैं पास आउट होकर निकला। तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये बच्चे अगर 10-20 मिल जाएंगे तो पैसे भी मिल जाएंगे। तो मैंने कॉमर्स पे हाथ मारना शुरू किया, और मैंने देखा कि अकाउंट्स, क्योंकि आप अगर साइंस स्टूडेंट हो तो आपको एक लॉजिक तो समझ में आ जाता है।
तो मुझे अकाउंट्स इकोनॉमिक्स ने बहुत अट्रैक्ट किया। अच्छा। एमकॉम में इकोनॉमिक्स में पुणे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लूँगा कि कल कोई पूछेगा तो हाँ आपको डिग्री तो होनी चाहिए। हाँ हाँ। तो वो एडमिशन लेके मैंने 4-5 साल पढ़ा है। तो पहले टीचर था मैं, और फिर नाटकों का शौक लगा वहाँ से। फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा गए, वहाँ गुरु ने कहा कि आप यहाँ सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स आ जाओ। पुणे यूनिवर्सिटी में एक नाटक का विंग है, ड्रामा विंग है। तो देव जीवन में पहली बार फिर मराठी पढ़ना शुरू किया, वाह। और फिर मराठी का सफ़र शुरू हुआ। तो मराठी नाटकों ने एक फिल्म बनाने की विधा जो थी वो वीसीआर ने दे दी थी, लेकिन साहित्य क्या होता है और लिटरेरी वर्क क्या है वो मराठी साहित्य और ने रंगमंच। मुझे, मैं अपने आप को ये मानता हूँ खुशनसीब कि ये दोनों ही कल्चर मेरे पास चल के आए। मतलब मैंने चाहा नहीं था, मुझे उस तरफ नीति हाथ पकड़ के ले गई एंड इंट्रोड्यूस टू ऑल दीज स्टॉलवर्ड्स लाइक जीपी देशपांडे, माय सर आलेकर एंड सतीश आलेकर, महेश एलकुंचवार, देन विजय तेंदुलकर, बादल सरकार, बहुत इतने सारे जितने लेखक थे उन सबको पढ़ना शुरू किया और नाटक देखना शुरू किया। तो पता चला ये बहुत ही क्या बोलते हैं सॉलिड काम है। और फिर उसके बीच का एक रास्ता मुझे दिखने लगा। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि फिर जो नाटक पढ़ना शुरू करता है तो आपको नाटक एक पूरा जीवन का एक सार समझा देता है। तो मैं आज अपने आप को इसलिए खुशनसीब मानता हूँ कि मैं कर तो रहा था फिल्म का, लेकिन पता नहीं मैं एक डिटोर करके जहाँ गया था वहाँ से मैं इतना कुछ ले आया कि मेरे को लगने लगा कि मेरे को और बाकी कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, ये मेरे को नाटक वो सब समझा देगा। तो मराठी नाटकों का बहुत बड़ा संस्कार मेरे पर हुआ। और फिर मैं यूनिवर्सिटी में उस साल में टॉप भी किया। मैंने खुद नाटक में एक में एक्टिंग की थी, तो वो मेन लीड किया था, दूसरा नाटक डायरेक्ट किया था जो गिरीश कर्नाड जी का था। वो नाटक में भी, वो दोनों नाटक भी बहुत अच्छे हुए थे। तो मुझे वो कॉन्फिडेंस आ गया था। वापस आने के बाद मैंने कमर्शियल नाटक तो नहीं किए, लेकिन मैं फिर एक्सपेरिमेंटल नाटक, जो हर साल महाराष्ट्र राज्य नाटक स्पर्धा होती है जो पूरे महाराष्ट्र से नाटक प्ले होते हैं, उसमें मैंने फिर 3-4 साल किया। तो मुझे लगातार बेस्ट डायरेक्टर या बेस्ट सेट डिज़ाइनर ऐसा अवार्ड मिलता रहा 3-4 साल तक। तो उससे भी काफ़ी उसी ने मेरी पहचान अच्छी बना दी थी। मतलब लोगों ने कहा कि यार वो हिंदी भाषिक है लेकिन मराठी अच्छी बोलता है और मराठी नाटकों का उसको अच्छा ज्ञान है। तो अलग तरह के नाटक किए थे, तो वो बाकी लोगों को समझ में आने लग गया कि हाँ ये थोड़ा अलग है। तो वो मिक्सचर ही अलग हो गया। हाँ। और उसके बाद सिनेमा कैसे, हिंदी सिनेमा किस तरह, क्योंकि एक इतनी बड़ी लड़ाई है वो अपने आप में। फिल्म मेकिंग मतलब नाटक ऐसा होता नहीं कि एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट है कि आपने नाटक कर लिया आप फिल्म करेंगे, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। नाटक करते करते ही जो यार दोस्त थे वो एक फ़िल्म करना चाह रहे थे। वो एक छोटी सी फिल्म थी और कोई हिंदी प्रोड्यूसर था, तो वो उन्होंने कहा यार वो हमको मराठी आ रही है और मराठी फिल्म करनी है, और प्रोड्यूसर हिंदी है। तो बोले कि तुम आओ एक बार बात करने जाएंगे उनके पास। तो वो कहानी मुझे पता थी, वो दोस्त मेरा था तो साथ में पढ़े साथ में थे। तो रवि राय प्रोड्यूसर थे उस फिल्म के, मराठी फिल्म के, टिंगिया नाम। तो वी वेंट टू हिम एंड वी स्पोक टू हिम। उनको लगा कि हाँ यार ये अच्छी है कहानी, मैं करता हूँ। और वो फिल्म हुई, मतलब वो कमाल की फिल्म हुई। और उसके बाद वो एक ऐसा होता है ना कि आपने एक फिल्म बनाई और आपको देख के सामने लग रहा है कि हाँ लोग तो पसंद कर रहे हैं। और ये किस साल की बात है? आई थिंक इट्स अराउंड 2008 और समथिंग। 8, हाँ। एंड आई वॉज इन मिडल ऑफ समथिंग विच आई वॉज राइटिंग। द इंसिडेंट हैपन एट माई प्लेस जहाँ मैं रहता हूँ उल्लासनगर में। किसी का बच्चा था जो उस हॉस्पिटल में था, हॉस्पिटल वाले दे नहीं रहे थे। अरे तब इंडियन आइडल नया शो आया था, 1-2 साल ही हुआ था उसको। तो उन्होंने एक शो किया था बच्चों ने, जिसमें बहुत पैसे मिलते थे इंडियन आइडल में। तो सारे मोहल्ले के बच्चे वहाँ गाना गाने आए थे। माइक वाइक नहीं था उनके पास, वो ऐसे बॉटल पकड़ के गाते, विच अट्रैक्टेड मी दैट कि अरे कमाल है, ये सिनेमा के स्तर पर बहुत अच्छा था। तो आई शॉट विद देम एंड आई मेड अ फिल्म कॉल्ड रॉ मटेरियल। और इंसिडेंट्स को उसी तरह फिल्म की तरह लिखकर शॉर्ट फिल्म वो फिर NDTV और जर्मनी फिल्म फेस्टिवल ने देखी। श्रीराम राघवन ने, मुझे लगता है उन्होंने देखी थी, तो उन्होंने कहा यार मेरे को फिल्म बहुत अच्छी लगी। तो ही सजेस्टेड मी टू NDTV एंड देन NDTV शोकेस दैट फिल्म। बट फिल्म में गालियाँ बहुत थी। अच्छा। तो मैं जहाँ पला वहाँ गाली बहुत देते। हाँ। झोपड़पट्टी का इलाका, तो बच्चे ऐसी बात करते। लेकिन फिर भी उन्होंने बोला ठीक है हम गाली रखेंगे। उन्होंने बीप साउंड नहीं डाला। TV पे ऐसे जाना वो भी बड़ी बात थी, क्योंकि तो उस टाइम सेंसर नहीं होता था। चमकीला बनने के पहले का दौर था, बहुत पहले का, 2009 के उस। ऑफ कोर्स। तो फिर वो फिल्म देखने के बाद मुझे थोड़ा ऐसा कॉन्फिडेंस था कि हाँ ये कहानी मैंने कही है और मैंने ईमानदारी से कही। जो मेरे पास एक ही चीज़ थी वही मैंने हमेशा साथ में रखी। मैंने वो जेन्युइन अप्रोच और इंटेंट बहुत ईमानदार रखा। एंड देन आई केम अक्रॉस अनदर स्टोरी विच आई वांटेड टू राइट एंड आई स्टार्टेड राइटिंग इट। एंड लकीली वो, जैसे कि मैंने कहा कि बंदूक में भरी हुई गोली थी, मुझे नहीं पता था कि मैंने पहली फिल्म किसी को सुनाई, परेश रावल ने सुनी 9 मिनट में, उन्होंने कहा मेरे को करनी है। ओम जी ने सुनी, बोले मेरे को करनी है। तो मुझे लगा तो बड़ा आसान है, आपने सुनी, फिल्म करनी है, एक प्रोड्यूसर आएगा, फिल्म बन गई। फिल्म ने फिर कमाल भी किया।
रोड टू संगम अपने दर्शकों को हम लोग बताना चाहेंगे। रोड टू संगम इनकी पहली फीचर फिल्म थी जी। और जिन लोगों ने नहीं देखी ज़रूर देखिए। कहाँ देख सकते हैं ये? अमेज़ॉन प्राइम पे है अभी ये। अमेज़ॉन पे है। पहले नेटफ्लिक्स पे थी, अभी अमेज़ॉन प्राइम पे, तो वो शफल करती रहती है यहाँ। फिर हॉटस्टार पे भी थी बीच में कभी से। तो वो एक फिल्म है जिसका शेल्फ लाइफ बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा, बिल्कुल। उसने मुझे बहुत साल तक जिंदा भी रखा। जी। मुझे याद है अमित, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ, 2010 की बात थी, तब मैं फिल्म फेस्टिवल्स क्यूरेट करने का काम कर रहा था और मुझे इलाहाबाद में कोई फिल्म दिखानी थी, तब प्रयागराज नाम नहीं था, और इंटरनेट पे सर्च करते हुए मुझे इस फिल्म का पता चला, अमित के बारे में पता चला। इन्होंने लिखी है, निर्देशित की है रोड टू संगम और प्रयागराज में शूट हुई है। तो इनको हम लोगों ने रीच आउट किया, फ़ोन नंबर मिला, बात हुई कि भाई आपकी फ़िल्म हम लोग दिखाना चाहते हैं फिल्म फेस्टिवल में, आप डिटेल्स दीजिए, अपनी उपलब्धता भी बताइए, विलिंगनेस भी बताइए, और हम लोग आपको टिकट भेजना चाहते हैं, ऑर्गेनाइजर्स। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे फ़्लाइट से नहीं आना है, आप तो ट्रेन से ही बुलवा लीजिए मुझे, क्यों इतने पैसे खर्च करेंगे। तो वहाँ से हमारी 2010 से वो यात्रा शुरू हुई और फिर वो फिल्म इतनी ज़्यादा सबको पसंद आई कि ना सिर्फ वो उस ट्रैवलिंग फेस्टिवल में हर शहर में उस फिल्म को दिखाया गया, बाद में कई और फेस्टिवल्स में भी वो फिल्म दुनिया भर में गई। वो मामी में बेस्ट फिल्म थी जी। केरला में थी, मतलब जो जितने नामचीन फेस्टिवल थे सब जगह वो, और जहाँ जाती थी वो एक ना एक प्राइज़ लेकर आती। तो उसने मेरा ये कॉन्फिडेंस भी बढ़ाया और उसने मान सम्मान भी बहुत बढ़ाया, और कहानी भी अलहदा थी। फिर फिल्म फेयर में भी नॉमिनेशन था, स्टार स्क्रीन में बेस्ट स्टोरी का नॉमिनेशन भी था और अवार्ड भी था जी। फिर नेशनल अवार्ड भी था एक वो। तो ऐसे उस फिल्म ने ऐसे 4-5 साल तक मुझे ऐसे घुमाते रहा कि भले काम नहीं मिला था मुझे, हाँ। लेकिन मुझे लोग पहचानते थे कि हाँ उसने एक फिल्म रोड टू की। संगम। तो फिर वो चलता रहा कारवां ऐसे ही। तो बाद में पता चला कि पहली फिल्म बनाना मेरे लिए बड़ा आसान था, मेरे लिए दूसरी तीसरी बनाना ज़्यादा मुश्किल हो गई, उसको ज़्यादा 7-8 साल लग गए। और अब तो ओ माई गॉड 2 के बाद हर घर में लोगों ने, लगभग जो लोग फिल्म बफ्स हैं, उन्होंने आपकी फिल्म देखी है, फिल्म को सराहा है। ये जर्नी कैसे हुई इतने बड़े स्टार, फिल्म स्टार के साथ, इतने बड़े कलाकार पंकज त्रिपाठी, उधर अक्षय कुमार, और ये पूरा जो सेटअप बना, और बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी ओ माई गॉड पहले भी थी, उसको और आगे ले जाना, उससे उम्मीद लोगों की इतनी ज़्यादा, क्योंकि वो फिल्म भी अच्छी बनी थी और अब लोगों को उससे एक नॉच ऊपर देखना था। तो इस चैलेंज को आपने कैसे? नहीं पता नहीं, मैंने इसको चैलेंज के तौर पे लिया ही नहीं। फिर मैंने एक कहानी जो सोची, मैंने बहुत ही सादी सी कहानी सोची जिसमें बाप बेटे के रिलेशनशिप पे कहानी थी। और वो आदमी, क्योंकि मैंने सोचा उस फिल्म में पहली बार वो आदमी नास्तिक था, मैंने उसको आस्तिक कर दिया, बस इतना ही किया मैंने। और वो आस्तिक हो गया तो बाकी सब कुछ पैराफिनलिया उसके साथ आ ही गया। मैंने शहर सोचा था पहले बनारस में, बोला बनारस बहुत कर चुके लोग, तो फिर दूसरा शिव की नगरी, क्योंकि पहले मैं कृष्ण थे तो इस बार कृष्ण मैं करना नहीं चाह रहा। तो वो मैं इस बार, मैंने महादेव, मैं स्वयं भक्त हूँ, तो मैंने सोचा कि महादेव जी के साथ उन्होंने रास्ता दिखाया कि चलो अपने उज्जैन कर लो। फिर उज्जैन आने के बाद फिर कहानी ने अपना रूप पकड़ा, उसका कल्चर आ गया। फिर कहानी ने ऐसे जैसे जैसे वो कहानी बढ़ती गई, उसने अपना रास्ता खुद ही ढूंढ लिया। मेरा अभी भी बहुत मानना है कि आप कोई कुछ लिखते तो है नहीं, आप अगर आप ये सोचते हैं कि आप कोई कहानी लिख रहे हैं तो ऐसा नहीं है। अगर आप उस तरफ जाकर देखेंगे तो कहानी आपको ढूंढती रहती है। कहानी स्पेस में हमेशा से ही है, मतलब जो भी आप कहानी लिखने वाले हो वो कहानी की रचना हो चुकी है, हम सब निमित्त मात्र हैं जो वो कहते हैं। कहानी आपको ढूंढती है और फिर आपको लगता है कि आपने उसको साकार रूप दिया है। जब कैमरा उस तरफ से लगेगा तो आपको पिक्चर अलग दिखाई देगी। तो एक ये डिवाइन इंटरवेंशन है और महादेव ने अपने आशीर्वाद से हर लोगों को मिलाया कि किसी तरह ये कहानी किस तरह इस तरह आ जाए, और वो एक शेप लेके, और जो रिज़ल्ट है हम सबके सामने है। आजकल क्या लिख रहे हैं आप, या आपके द्वारा क्या लिखा जा रहा है दुनिया के लिए? नहीं, लिखा तो मैंने 3-4 है, अभी देखें जो पहले उस पर लगेगा कि हाँ किसी एक्टर को पसंद आती है तो फिर वो आगे जाएगी। कोशिश तो यही है कि हाँ जो कहानी आपको कुछ दे सके और जो थोड़ी ज़िंदा रहे कहानी, मतलब लोगों तक पहुँचे तो वो ज़िंदा रहे, और थोड़ी कि लोगों को मनोरंजन के साथ साथ एक सीख भी मिल जाए कि हाँ ये कहानी क्या कहना चाहती है। बस इंटेंट उतना ही है। तो जो इनकी बातचीत से निकल के आ रहा है, जिसको हमारे सारे ऑडियंस के लिए वो बहुत काम की बात है कि इंटेंट हैज़ टू बी राइट, यू हैव टू बी पैशनेट अबाउट व्हाट यू आर डूइंग, और पूरी ऑनेस्टी और करेज के साथ अगर हम आगे बढ़ें
तो हो सकता है आप जैसे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो मिले। मैं चाहता हूँ कि उल्लासनगर ही नहीं, उस तरह के और छोटे बहुत सारे शहर हैं जहाँ से आने वाले लोग जो यंगस्टर्स हैं, यंग स्टोरी टेलर्स हैं, उनके लिए अगर आप कुछ बताना चाहते हैं तो प्लीज़ बताएं, इट विल इंस्पायर देम। देखिए, मुझे नहीं पता कि मैं किसी को इंस्पायर कर पाता हूँ या नहीं, या मेरा ये काम है भी कि नहीं, लेकिन अगर ये सलाह के तौर पर, मित्रता के तौर पर, सलाह के तौर पर ले सकें तो देखिए, कई बार ऐसा लगता है हमको कि हमने क ख ग घ सीख लिया, हमने ABCD सीख लिया, फिर सेंटेंस बनाना आ जाता है, फिर हम कुछ लिखना आ जाता है, लेकिन हमारी गलती ये होती है ना कि महज ये सीखने से कविता आ जाएगी, वैसा नहीं होता। जैसे मोबाइल अब लोगों के हाथ में आ गया, कैमरा आपके हाथ में आ गया, लेकिन इससे ये साबित नहीं हो जाता कि आप ना कुछ ऐसा बना लेंगे। उसके लिए ना आसपास की चीज़ों को समझने की बहुत ज़रूरत है। आपने क्या सीखा है, आप कहाँ से आते हैं, आपकी स्कूलिंग क्या है, और क्योंकि ये भी एक, जितना आर्ट फॉर्म होता है ये भी आर्ट फॉर्म ही है। आप इसको डिस्कवर करते हैं कि आप में ये है। आपको कोई से कुछ सिखाता नहीं, हाँ, लेकिन सीखा जा सकता है। कोई आपको सिखाएगा नहीं, लेकिन सीखा जा सकता है। ये इसका कमाल है ये। तो मैंने जिन लोगों को देखा, मुझे हमेशा लगता है कि हाँ, ये लोग बहुत कामयाब हैं, और उनको जब मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या है ऐसा जो उनके लिए इतना महत्वपूर्ण है। और जब मैं उनसे मिलता हूँ तो मुझे पता चलता है कि नहीं यार, वो बहुत सादे हैं। मतलब वो किसी चीज़ का कुछ प्रिटेंशन नहीं है। आप अगर राइटर बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, मतलब जिस भी फील्ड में आना चाहते हैं, पहले तो आपकी तैयारी और साधना बहुत होनी चाहिए। क्योंकि आज का टाइम 2 मिनट्स मैगी वाला है कि आपने ये देखा और आपको अटेंशन स्पैन घट गया लोगों का। हाँ, तो आपको आ लगता है कि मैं ऐसा कुछ कर जाऊँ, कुछ फटाक से हो जाए। तो फटाक से जैसा होने वाला कोई चीज़ है नहीं यहाँ। ये पूरा जीवन चलता रहता है और कुछ हासिल नहीं होता है। आपको लगता रहता है कि यार उसको तो सब कुछ मिल गया, आप उससे पूछ के देखेंगे, उसको लगेगा मेरे को कुछ नहीं मिला है भाई, मैं अभी भी ढूंढ ही रहा हूँ। हम सब अपनी एक यात्रा में हैं। अब आप अपने आप को अगर कंपेयर करना शुरू कर देंगे तब आपके लिए प्रॉब्लम है। आप अपना एक मौलिक जो आपकी ओरिजिनलिटी है उसको बचा के रखें, और उसमें अगर ईमानदारी और पैशनेट होकर काम करते हैं आप, तो रास्ता आपको दिख जाएगा। तो हम सब की तरह अमित भी ये मानते हैं कि हम सभी लोग अपने आप में यूनिक हैं। आइडिया इज़ टू आइडेंटिफाई आवर यूनिकनेस, और अगर एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया और उसे पकड़कर उस दिशा में लगातार खुद को ट्रेन करके साधना करते रहें पूरी निष्ठा और ईमानदारी से, तो हम एक्सेलेंस को प्राप्त कर सकते हैं। और ये सभी फील्ड्स में लागू होता है। अमित, मोर और लेस आप यही बोलना चाह रहे थे? जो मेरा एक्सपीरियंस, मैं उस एक्सपीरियंस से तो यही मेरे को निचोड़ आया हाथ में कि भाई आपके पास कोई चीज़ है। और क्या है, मुझे जो अभी भी समझ में आ रहा है, मैं अभी भी ढूंढ ही रहा हूँ कि ऐसा क्या है जो आपको खड़ा कर रहा है। मतलब जी, वो मुझे लग रहा है कि वो बहुत बेसिक एलिमेंट है कि आपके पास कोई काम आया, तो काम आते ही आप क्या देखते हैं कि यार ये मेरे को लिखना है और मैं ये देख रहा हूँ, एंड सडनली फिर आप ये सोचते हैं कि इसका कितने पैसे मिलेंगे। मतलब इसको क्योंकि आप सांसारिक आदमी हो तो आप ये भी सोचेंगे परिवार चलाना है आपको, लेकिन आपको बैलेंस अटेन करना होता है कि जो काम आपके पास आया है ये भले पैसे का ना हो, लेकिन अगर ये कुछ सिखाने जैसा हो। जैसे अब मुझे देखकर पीछे लगता है कि जब मैं शुरू में काम कर रहा था तो मैं ना उल्लासनगर, कल्याण, बदलापुर, अंबरनाथ में ना रात को जब टीवी पे, पहले तो ये जब तक ये शुरू नहीं हुआ था नेटफ्लिक्स वगैरह सब, तो पहले केबल पे रात को फिल्म आती थी। दोपहर को एक फिल्म, फिर 4 बजे एक फिल्म, 7 बजे एक फिल्म, रात को एक फिल्म। जब पूरा सीरियल खत्म होता था फिर फिल्म शुरू होती थी। तो हर आदमी अपना ऐड ना बंद कर चुका था मार्केट में, और वो टीवी पे फिल्म चालू होने के पहले अपना ऐड देता था। ठीक है। इसमें आमतौर पे वो शूटिंग व्यूअरशिप भी रहती है, क्योंकि सब लोग घर चले जाते थे। वो जितना सिंधी इलाका है पूरा सब दुकान बंद करके घर जाता है, वो खाना खाने 11-12 बजे बैठता है, तो फिल्म चालू होती है और फिल्म खत्म होती है, तो वो उसके बीच में वो ऐड डालते हैं। तो जिसकी टाइल्स का काम है, जिसका मैरिज हॉल है, जिसका क्लोथिंग सेंटर है, जिसका क्लासेस है, छोटे जो बिजनेस, हाँ ये, लेकिन वो उस बिजनेस को फैलाना चाहते हैं ताकि लोग आए, जिनका नाश्ता है वो नाश्ते वाले भी, मतलब तो ये छोटे छोटे ऐड हमारे पास आते थे। अच्छा। और वो 1-1 मिनट में 50 सेकंड में कंसीव करके लिखना है और उसकी ऐड फिल्म बनानी है। और वो 5-10 हज़ार में ही बनते थे। कि उसमें कॉपीराइटिंग भी है, डायरेक्शन भी है, एवरीथिंग। तो वो मैं जब कर रहा था, कई लोग बोलते यार ये सब क्यों कर रहा है भाई तू, क्या मिलेगा इससे? बोले नहीं यार ये तो अच्छा है ना, कम से कम प्रैक्टिस हो रही है। हाँ, मतलब मैं ऐसा नहीं सोच रहा था कि मैं अपना हाथ साफ कर प्रैक्टिस हो रहा है, ये काम मेरे पास आया, मुझे अच्छा लगता था वो करना। और उसमें कैसे बेस्ट हो सकता है। मतलब किसी का स्विमिंग पूल का भी ऐड आया था एक बार,
तो स्विमिंग पूल के अंदर कैमरा ले जाकर कैसे शूट करेंगे वो सोच रहे हैं। हाँ, तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने बहुत ईमानदारी के साथ उसको देखा। मैंने उसको वजन नहीं किया कि ये 50 ग्राम का है या 500 ग्राम का है। मैंने उसको उसी शिद्दत के साथ देखा, और अब मुझे देख के ऐसा लगता है कि वो शिद्दत में एक्चुअली वो स्कूलिंग जो थी वो शिद्दत के लिए थी, कैसे शूट करना है उसके लिए नहीं थी। और उसने आपके अंदर वो हुनर पैदा कर दिया कि आप काम के साथ उतनी ईमानदारी बरतते हैं। अब ये बहुत मुश्किल है, ये आपको कोई स्कूल नहीं सिखाएगा, ये आपको जीवन ही सिखाएगा। अगर आपको वो सीखना आता है तो फिर आपके लिए बहुत रास्ता सुगम है। तब आपको डिप्रेशन भी नहीं आएगा, आपको गुस्सा भी नहीं आएगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आप आराम से चलते रहेंगे। तो इसमें बहुत कमाल की बात आपने कही कि आपको सीखना आना चाहिए। हम सब लोगों के साथ एक समस्या कई बार आती है कि हम सीखना नहीं सीख पाते। वी आर नॉट ओपन इनफ, वी आर नॉट फ्रैंक इनफ और नॉन रिलक्टेंट इनफ टू लर्न एवरीथिंग। पहले तो ये मानना कि भाई हमें ये काम नहीं आता है, वो स्वीकार करना, खुद को एक्सेप्ट करना, और फिर सीखने के लिए ओपन रहना। उसमें ये वही कटहल से नेनुआ बनने की यात्रा है, उस एरोगेंस से बहुत ह्यूमिलिटी की यात्रा है। नहीं, आपको हम्बल तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कला इतनी बड़ी है जी, उसके सामने आप नतमस्तक नहीं होंगे तो आप कुछ सीख ही नहीं सकते। जी। आप एरोगेंस से अप्रोच ही नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, बिल्कुल। आप जब करने जाएंगे तो फिर वो धाराशाही होगा। आप ये बताने जाएंगे देखो मैं देखो अभी ये करने जा रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं होता। आप जब तक ह्यूमिलिटी के साथ अप्रोच नहीं करेंगे वो कला आपके हाथ पकड़ेगी ही नहीं। वो हमेशा कहते हैं कि यू हैव टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग फर्स्ट। पहले आप वो हो जाएंगे तो काम तो आपको जो पसंद आता है वो आप साध सकते हैं, कर सकते हैं आगे। आपको कौन सा जॉनर सबसे ज़्यादा पसंद आता है एज अ मेकर? नहीं, ऐसा तो मैंने बांधा नहीं अपने आप को, क्योंकि मैंने जितने अभी जो अब तक जो तीनों काम किया है, वो पहला जो था वो एक सोशल ड्रामा था, दूसरा एक बायोग्राफिकल जैसा कुछ है, और तीसरा जो है वो एकदम अलहदा फिल्म है, कॉन्सेप्ट ही एकदम ऐसा सब्जेक्ट जो उसको टैबू मानते हैं लोग, और उसमें ड्रामा है। और अभी जो करने जा रहे हैं वो थ्रिलर है। उसके बाद एक फैमिली, मतलब हर बार मुझे लगता है कि एक ये हो गया ना तो अभी इसको फिर से करने का कोई मतलब नहीं है। कुछ दूसरा कुछ ट्राई करते हो। जीवन बहुत छोटा है। आपको वो आनंद, क्योंकि यहाँ मुझे लगता है, मुझे ये एक और बात जो बहुत स्टार्किंगली मुझे ऐसी लगी मुझे देखते वक्त, कि यहाँ ना लोग सिर्फ वो बनाना चाहते हैं, या मेरे को ये फिल्म बनानी है यार, ये फिल्म बनानी है यार। फिर मैं देखता हूँ कि उस फिल्म बनाने के लिए जितना छक्के पंजे करने हैं वो करते हैं। उसमें मैनिपुलेशन, फिर किसी का सीन, कुछ कोई सी दूसरी फिल्म का सीन आ जाए, मतलब क्या है, वो जिस तरह की शिक्षा उनको मिली हुई रहती है उसी तरह की फिल्म सोचते भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली मज़ा यही है कि जब आप उठते हैं फिल्म बनाने के लिए, और जब फिल्म बना के उठते हैं, ये पूरा प्रोसेस जो है एक्चुअली ये फिल्म बना ये फिल्म करेक्ट, और ये अगर ईमानदारी से करेंगे ना तो फिल्म अपने आप अच्छी बन जाती है। मुझे तो कमाल की बात ये लगती है कि जब लोग पूछते हैं कि क्या रेफरेंस है, हाँ, यहाँ से थोड़ा प्रॉब्लम यही है। तो मेरा कहना है कि रेफरेंस जब है ही तो फिर इस फिल्म को क्यों बनना है, ये नहीं है तभी इसको आना है। तो ये तो आइडिया ही नया होना चाहिए, या स्टोरी नहीं हो या टेलिंग नहीं हो, मतलब इट शुडंट बी देयर पहले से। नहीं, ये बहुत ही बारीक बात है और बहुत फंडामेंटल बात है। हम एज अ इंडस्ट्री भी इसको नहीं रिकॉग्नाइज कर रहे। मैं इतने 4-5 साल से जो देख रहा हूँ, हमारे यहाँ बहुत, अगर बहुत ही खुले दिल से कहा जाए तो जितने लोग बनाना चाहते हैं, जो लोग काम करना चाहते हैं, हर सेक्शन में आप कुछ भी अगर सुनाने जाते हो तो आपसे पहला यही पूछते हैं वो लोग, सर ये कैसा है, मतलब इसका कुछ आपके पास कुछ प्रेजेंटेशन है क्या, कुछ रेफरेंस है क्या? तो अगर आप जैसे उसको बोलते हैं ना कि यार देखो सर आपने अल पचिनो को देखा था उस फिल्म में ऐसा, तो वो फट से पकड़ लेता है। नहीं, लेकिन ये मतलब ही नहीं है। एक्चुअली क्या है, जो रचना रची गई है वो पहली बार अभी आई है। मतलब मैं कोई मेरे को बोले आपका बेटा कैसा लगता है, मतलब मेरा बेटा अभी आया है, ऐसा लगता है, देख लो आप। मतलब आप अगर आप देखने का था बोले आपका लड़का थोड़ा सुनील दत्त जैसा नहीं लगता है, तो वो देखने का आपको सुनील दत्त याद आ रहा है तो और बात है। लेकिन अगर मैं ये सोच के पैदा कर रहा हूँ बच्चा कि मेरे को सुनील दत्त जैसा बच्चा पैदा करना है, तो वो कमी नहीं हो सकता। कि नहीं, आपको अगर आपको रेफरेंस पॉइंट क्या लगता है वो समझने के लिए हो सकता है, निर्मित करने के लिए नहीं हो सकता। वो भले ही एक्टर हो, सिंगर हो, म्यूजिशियन हो, वो जब बन के आएगा ना तब वो अपनी मौलिकता के साथ उतरता है। बिल्कुल। आप ये देखो कि आप अभी जो हाल में है कि आप साउथ इंडस्ट्री में काम करते लोगों को देखो, वो जिस तरह की फिल्में लेकर आ रहे हैं, खासतौर पे मलयालम सिनेमा जिस तरह से एक्सपेरिमेंट कर रहा है, मैं पिछले 3-4 साल से देख रहा हूँ, और मैं हर साल देखकर अभिभूत रहता हूँ कि हर साल वो अपने आप को एक लाइन खींच के बड़ी कर लेते हैं। उसमें कुछ नाम ऐसे हैं जो मैं इनका काम देखते आ रहा हूँ, और मैं हर साल सोचता हूँ इसके आगे क्या करेंगे ये, और जब वो लेके आते तो मुझे लगता है यार ये मैंने तो नहीं सोचा ऐसे, ये तो कमाल है। उसके सामने कमाल होकर बोलना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि उनके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जिस तरह के लोग काम कर रहे हैं
उनको ये बताते हैं कि हम ये फिल्म कर रहे हैं, चलो करो। हमारे यहाँ जब करने आते हैं तो पूछते हैं ये कैसा होगा, ये कैसा ऐसा हुआ, कैसा होने वाला है, तो आपकी आधी एनर्जी आपकी उसी में जाने वाली है। अब बाकायदा मैंने तो सेट पे देखा है लोगों को हर डिपार्टमेंट को रेफरेंस दिखाते हुए, इस फिल्म का ये, उस फिल्म के ये कॉस्ट्यूम, उस फिल्म में ये परफॉर्मेंस, ऐसे मार रहा है वो, ऐसे बच रहा है वो, तो वो मिला जुला के बिरयानी की कोशिश में खिचड़ी ही रह जाती है। हाँ, वो बहुत कुछ, मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो नया आपने देखा ना हो। मतलब देखिए हर दिन यह नया होने वाला है। फाइटिंग वही है, 5 लोग। आप साउथ इंडियन फिल्मों में देखो, हर साहब को आपको 50 लोग दौड़ते आएंगे, लेकिन फिर भी आपको मज़ा आता रहता है, क्योंकि वो हर दिन उसमें भी कोरियोग्राफी में काम करते हैं। वो आपकी संवेदनाओं को छू लेते हैं। हाँ, वो एक्चुअली कनेक्ट ढूंढ लिया वो लोगों ने, और पता नहीं हम लोग फेल हो रहे हैं कि हम पकड़ नहीं पाते। हाँ। तो ये तो है मामला। तो आप हमारे ऑडियंस को ये भी अगर बताना चाहें तो ज़रूर बताएं किस तरह के प्रोजेक्ट पे। हाँ, एक ये हिस्टोरिकल थ्रिलर है जो औरंगजेब के काल का है, और ये एस्केप थ्रिलर है। ओके। तो कैसे एक व्यक्ति उनके यहाँ आता है और वो उसको नज़रबंद करते हैं और वो एक दिन गायब हो जाता है। तो ये कहानी पूरी हिस्टोरिकल में आमतौर पे आपके यहाँ वॉर होते हैं, आप इस जैसी फिल्म बनती है तो आपको लगता है बीच में वॉर होगा, 70,000 घोड़े दौड़ेंगे और ये सब। लेकिन जैसे अगर आपने एपोकलिप्टो देखी हो तो एक्चुअली वो चेस फिल्म है, लेकिन वो सेट की गई है मायाई सभ्यता में। तो एक लड़का भाग रहा है, उसके पीछे लोग भाग रहे हैं, तो वो चेस फिल्म है एक्चुअली। पल्प फिक्शन जैसे कि आप दौड़ रहे हैं पीछे, वो सब 4 लोग उसको मारने वाले, पूरी एक्शन पैक फिल्म है वो फिल्म वो अभी भी कर सकते थे कि एक लड़का भाग रहा है शहरों में टेरेस पे, लेकिन उन्होंने क्या किया पुरानी सभ्यता में। तो ये फिल्म भी थोड़ी अगर रेफरेंस पे कहा जाए तो वैसी नहीं है, नहीं है, लेकिन ये हिस्टोरिकल फिल्म है, लेकिन ये फिल्म लेकिन थ्रिलर स्पेस ये थ्रिलर स्पेस में। मैं बस ये थोड़ा साइकोलॉजिकल ड्रामा है। अच्छा, कि एक आदमी प्ले कर रहा है, दूसरा आदमी डिप्लोमेटिकली कैसे प्ले कर रहा है। आपके साथ एक बहुत बढ़िया एडवांटेज है कि आपका जो छोटा शहर है वो इतना पास है कि जब भी आपको शहर काटने को दौड़े आप लोकल पकड़ के पहुंच सकते हैं। हाँ, मेरे मम्मी डैडी भाई बहन तो वहीं रहते हैं। एक्चुअली शहर से आप टूटते तो कभी नहीं, आपका शहर आपके अंदर ही रहता है। अब जहाँ मूव कर रहे हैं, जहाँ रहेंगे तो वही आपको रहने के, चलने का, पहनने का, खाने पीने का भी ढंग देता है। तो शहर का तो बहुत बड़ा पार्ट है। अभी आप लोगों ने ये शो किया है, मुझे ये इसलिए मैंने ये भी कहा कि हाँ चलो करते हैं, क्योंकि छोटे शहर, मतलब छोटा शहर छोटा अभी रह नहीं गया, बिल्कुल वो एक बड़ा स्वरूप है उसका। और अब लोगों ने डिस्कवर करना शुरू किया। अब आप देखेंगे आसपास जितने लोग भी काम कर रहे हैं वो सब छोटे शहर के ही लोग। बिल्कुल, क्योंकि आपके पास कोई डेटा बैंक ही नहीं है अगर, तो आप कॉपी क्या करेंगे और पेस्ट क्या करेंगे। आपके पास डेटाबेस तो होना चाहिए। आप उन लोगों को मिले हैं क्या, आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं क्या जो पुजारी है क्या, आप किसी ऐसे स्कूल के मालिक को जानते हैं क्या जो बच्चे को पढ़ने नहीं देगा। कितने लेयर्स हैं समाज के। आप इतने लोगों को मिले हैं कि आपका एक जीवन में काफी हो जाता है। बिल्कुल। और फिर आपको शहर एक मिजाज तो देता है। बिल्कुल। वो मिजाज आपके साथ हमेशा चलता रहता है। आप हमेशा देखेंगे जो जिस शहर से होता है वहाँ का मिजाज होता है, वहाँ का तेवर, वहाँ का स्वैग सब लेकर आता है। तो वो आपको कभी छोड़ता नहीं है, और वो आपको कभी पता चलता भी नहीं कि वो कब आके नॉक करेगा आपके ऊपर। तो यही हो सकता है कि जब भी आपको कुछ इधर उधर जाना होता है और आप सोचते हैं ये कर लें मेहमानी या उस तरफ चले जाएं, तो वो आपको रोकता है कि आपको लगता है आप वापस जा पाएंगे क्या वहाँ, और कोई आपको बोलेगा तुमने ये क्यों किया, तो आप शर्मिंदा हो जाएंगे। आपको अगर मौका मिले जिंदगी में लाइफ की टाइमलाइन में जाने का, तो कोई एक ऐसी चीज़ है जो आप बदलना चाहेंगे या ठीक है? नहीं, जीवन का तो मज़ा उसी में जो सामने आता है उसको आप फेस करते हैं। हाँ, नहीं, एक हाइपोथेटिकल सवाल है ये। हाइपोथेटिकल सवाल, अगर कुछ बदलना हो, मैं रोल रिवर्सल करना चाहूँगा अपने भाई के साथ। अच्छा। क्योंकि मैं यहाँ हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे भाई का बड़ा योगदान है, छोटे भाई से, क्योंकि हम दोनों ने साथ में फिल्में देखी। मुझसे 1 साल ही छोटा है, मुझसे ज़्यादा फिल्में देखता है वो। हर शुक्रवार को थिएटर में होता है वो। उसका काम भी केवल राकेश रायना। तो वो मुझे लगता है कि कभी मेरे को मौका मिला ना, तो मैं चाहूँगा कि वो इस फील्ड में हो और वो फिल्म बनाए। मैं देखना चाहूँगा कि वो कैसी फिल्म बनाएगा, क्योंकि उसका फिल्मों का बड़ा अच्छा नॉलेज है। लेकिन वो ना बहुत जल्दी उसने स्कूल भी छोड़ दिया। वो कुछ घर के हालात थे तो उसने स्कूल ही छोड़ दिया। फिर उसने तो अब मैं जब खड़ा होता हूँ मुझे पता चलता है कि अगर किसी दिन मेरे को मौका मिल जाए और वो यहाँ होता और मैं वहाँ होता, कि मैं पढ़ता नहीं, मैं उसको देखता हूँ लाइफ भी अच्छी तरह से एकदम बिंदास जीता है वो बात करते हुए, कुछ उसका कोई ये नहीं होता, कुछ इनिबिशन नहीं होता। तो ये एक मुझे ऐसा लगता है कि मैं हमेशा सोचता हूँ कि कभी मैं उसके रोल में चला जाऊँ और वो मेरे रोल में होता तो कैसा लगता। ये मैं बहुत बार सोचता हूँ। बिल्कुल। ये भी हो सकता है एक तरह से कि मेरे को लगता है कि उसका बड़ा योगदान है मेरे बनाने में, तो वो शायद
ऐसा लगता है कि आपको वो एक्नॉलेज करना हो या आपको उतारना। हाँ, एक ग्रेटफुलनेस तो रहती ही है क्योंकि उन्होंने बहुत सैक्रिफाइसेस की हैं और आप एक चलते रहे हैं उस पे, और जबकि दोनों ने सिमिलर ज़िंदगी जी है, सेम ज़िंदगी जी है, और साथ ही फिल्म हर शुक्रवार को मुझे फ़ोन करता है, पूछता है कि हाँ ये देखी क्या तूने। अच्छा। वो वेब सीरीज वेब शोज़ भी देख डालता है सब। वो कई बार कंटेंट आपसे ज़्यादा देख लेते नहीं, हैं। मुझसे कम से कम 20-30% ज़्यादा देखता है, अच्छा। क्योंकि वो हर रात को कुछ ना कुछ देखता है। मैं तो मशरूफियत से देख नहीं पाता, लेकिन मुझे फ़ोन करके जरूर बोलता है ये ऐसा है, वो वैसा है। उसका फीडबैक भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है। तो एक सामान्य जो पब्लिक देखता है जिस तरह वो उस तरह देखता है, वो ऐसे मेकर्स की तरह नहीं देखता। वो आपको कभी नहीं मिलेगा। और वो उनकी ऑब्जेक्टिविटी बरकरार रहती है। हाँ, उसकी ऑब्जेक्टिविटी बरकरार है, वो ही मैं ढूंढ रहा हूँ। वो हमारे हाथ में कभी नहीं है। हाँ, क्योंकि वो मंडी के बाहर हैं। हाँ, तो वो अगर वो किसी को पता चल जाए कि क्या अच्छा लग रहा है, फिर तो हर चीज़ अच्छी बनाएगा। हाँ, तो वो अपने पास नहीं है। बिल्कुल। वो अगर अपने पास होता तो फिर और बात होती। शानदार क्या आउटपुट मिला है हम लोगों को, कितनी चीज़ें हम लोग लगातार वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज एंड विजडम। तो स्मॉल टाउन्स बिग स्टोरीज के इस एपिसोड में इतनी सारी जेम्स एक साथ मेरे पसंदीदा फिल्म मेकर फ्रेंड अमित राय के साथ हम लोगों ने सुनी। अमित की हालिया फिल्म ओ माय गॉड 2 हम सब ने देखी है, और न जाने कितनी फिल्में अभी बनेंगी और हम लोग स्टिमुलेटेड होते रहेंगे आने वाले सालों में। छोटे शहर से कितने सारे बड़े किस्से लेकर अपने सीने में, अपने दिल में घूमते रहते हैं अमित। वी आर क्वाइट ग्रेटफुल टू अमित फॉर बीइंग आवर गेस्ट इन दिस स्पेशल एपिसोड ऑफ स्मॉल टाउन्स बिग स्टोरीज। और अमित, जब हम लोग फिनिश करते हैं तो हम लोग कैमरे में देख के एक साथ बोलते हैं वी लव यू ऑल। तो वी हैव टू से दैट। ओके, सो वी हैव टू लुक इनटू दिस वन। ओके। 1 2 3 We love you all.